वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले टेस्ट नंबर जो 30 था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। उत्तरी सरकार तट वाला, ये वो क्वेश्चन नंबर था टेस्ट नंबर 30 का 12 था। ठीक है, उत्तरी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन थे इसमें, इसमें केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट है। पहला वाला, उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो गोदावरी और महानदी डेल्टा के बीच स्थित है। अगर यहाँ पे कृष्णा और महानदी भी आएगा तब भी ये करेक्ट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि आसपास ही है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक जाता है, ये गलत है। ठीक है, जो उत्तरी सरकार तट है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विस्तृत है, तमिलनाडु तक नहीं जाता, क्योंकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिम बंगाल तक भी नहीं जाता। तो केवल पहला वाला ही यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, यह है देखिए महानदी, और या तो गोदावरी आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा, तो इसके बीच का जो तट है वो उत्तरी सरकार तट है, और यहाँ तमिलनाडु और ऊपर तक जाता है आधे आंध्र प्रदेश तक, तो ये कोरोमंडल तट है। ठीक है, इसलिए उत्तरी सरकार तट तमिलनाडु तक नहीं फैला है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला ही वाला सही है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट जो है वो पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो कृष्णा, गोदावरी और महानदी डेल्टा के बीच में स्थित है। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैला है, तमिलनाडु तक नहीं जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला है। ठीक है, आधे आंध्र प्रदेश में और पूरे तमिलनाडु में। अब आ जाइए टेस्ट नंबर 31 पर। तो 31 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मिसमैच है। ये है झील, ये है राज्य में स्थिति। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, करेक्ट है। लोकटक मणिपुर में, ठीक है। रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में, भीमताल भी उत्तराखंड में, तो यहाँ जो मिसमैच है वो डी है। देखिए, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। ये महत्व क्या है इसका, इसे कंकाल झील के रूप में जाना जाता है, जो झील के तल पर पाए जाने वाले मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित माने जाते हैं। भीमताल की बात करें, भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक लोकप्रिय झील है। यह अपनी मनोरम सुंदरता के लिए जाना जाता है या जानी जाती है, और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पुलिकट की बात करें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बने पुलिकट से। पुलिकट मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और पहली कौन सी है फिर, चिल्का झील उड़ीसा की। न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो, जो भारत में स्थित है। ठीक है, और ये जो पुलिकट है प्रवासी पक्षियों सहित अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो मणिपुर में स्थित है। यह अपने तैरते हुए वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है और स्थानीय आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो मछली पकड़ने और कृषि का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। चार चार कथन है यहाँ पर। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर, ये केवल उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ठीक है, देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ना कि नालागढ़ दून। नालागढ़ दून तुलनात्मक रूप से छोटा है, गलत है ये दूसरा। कश्मीर हिमालय करेवा कई बार प्रश्न बना। करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की खेती होती है वहां पर। एक और सी, केवल सी है इसका आंसर, ए और सी। देखिए, कश्मीर हिमालय जो है वो करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा संरचनाएं वास्तव में कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं, जो ऊंचे पठारों और तलछटी जमावों की विशेषता रखती हैं। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नालागढ़ दून नहीं। नालागढ़ दून जो है वो तुलनात्मक रूप से छोटा है।
नापचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नापचा बर्मा वास्तव में अरुणाचल हिमालय में तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इनमें से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? वो है मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार भारत में अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जो का मतलब क्या है? काली मिट्टी से। इसको रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। इसमें प्राचीन किलों और मंदिरों सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आर ओ की 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। पुदुचेरी जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, 3 जिले हैं उसमें, कराईकल, माहे और यनम। माहे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो केरल से घिरा हुआ है, जबकि यनम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए, जो पौंडीचेरी है ना, उसके क्षेत्र 3 राज्यों में विस्तृत हैं। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। ठीक है। एक यहाँ है यनम आंध्र प्रदेश में, और कराईकल और पौंडीचेरी जो है वो तमिलनाडु में है, और माहे जो है वो केरल में है। अब यहाँ माहे को इसने पूर्वी भाग में स्थित है, जो केरल से घिरा हुआ है, जबकि यनम पश्चिमी तट पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है। और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 3 जिले हैं, कराईकल, माहे और यनम। देखिए, 3 नहीं है, 4 है। पुदुचेरी भी तो है। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। ठीक है। अरे, ये क्या हो गया? केवल एक है, दोनों कैसे गलत हो गए? केवल एक तो सही है ना पहला। चलिए, माहे और यनम उन 4 जिलों में से 2 हैं जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो 4 हो गए कुल मिलाकर। पुदुचेरी सहित प्रदेश में 4 जिले हैं, खुद पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। अब आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट पर। जो माहे है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो केरल से घिरा हुआ है, जबकि यनम भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भारत में पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्रों से बना था। ठीक है। इसको मैप में भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से तमिलनाडु हो गया, और यहाँ से केरल हो गया। तो पुदुचेरी अलग अलग विस्तृत है। पुदुचेरी का जो अधिकार क्षेत्र है, यनम आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, और तमिलनाडु में जो है पुदुचेरी और कराईकल है, और केरल में जो है वो माहे है। ये प्रश्न भी पूछा गया है पहले एग्जाम्स में कि पुदुचेरी का अधिकार क्षेत्र या पुदुचेरी का जो क्षेत्र है किन किन राज्यों में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक उसमें लगा देते हैं, तो कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल है, या इस तरह से पश्चिम की तरफ से काउंट करिए, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में सही कथन है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अंगसी ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के बुरांग में स्थित है, और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है। अरुणा नहीं है वो, अरुणाचल है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक्चुअली असम करना था, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत करवाना था। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये असम मान के चलिए, इसको इसको असम मान के चलेंगे तो पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सही होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग या सियांग कहा जाता है। हो क्या रहा है, 2 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई आज। तो पहला वाला गलत, सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए,
देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अंगसी ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के बुरांग में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित है। मुख्य पॉइंट जो हैं, ब्रह्मपुत्र यारलुंग शांगपो नदी के रूप में दक्षिण तिब्बत में बहती है और हिमालय को तोड़ते हुए विशाल घाटियां बनाती है। सांगपो या ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले नापचा बर्मा में यू टर्न लेती है, जहाँ इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। तो दियांग या सियांग कहा जा रहा है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, ना कि असम में। दूसरा वाला स्टेटमेंट असम को संदर्भित करता है, तो गलत है वो। इसके अलावा दिहांग नदी जो है वो असम घाटी के सामने देवांग और लोहित नदियों से मिलती है, जो इसके माध्यम से दक्षिण पश्चिम में बहती है, और यहीं पर नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ और बाईं किनारे की सहायक नदियाँ। दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ सुवर्णश्री, कामेंग, मानस, संकोस है, और बाईं तट की बूढ़ी दिहिंग, धनसारी और कलंग है। जो सुबनश्री है ये वाली, इसका उद्गम तिब्बत में है, जो एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका अर्थ है कि यह अंतर्निहित चट्टान शिलाकृति में किसी भी परिवर्तन के बावजूद अपने मूल पैटर्न और पाठ्यक्रम को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार नहीं करती, पूछ रहा है। देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। निग्रो नदी किसी को भी 2 बार काटती है, पार नहीं करती है। अलग अलग एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो निग्रो नदी इसका आंसर हो जाएगा। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है, एक ही बात है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। जायरे या कांगो एक ही बात है। कांगो नदी, जिसे पहले जयरे जयरे या जायरे कहीं कहीं लिखा जाएगा, वो भी ठीक है। ठीक है, जयरे के नाम से जयरे नदी के नाम से जाना जाता था, और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये जयरे या कांगो, जो केवल नील नदी से छोटी है। साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो केवल अमेजन के बाद है। ठीक है, तो बड़ी में भी अमेजन के बाद, और लंबाई में भी नील नदी से छोटी। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली यह एकमात्र प्रमुख नदी है, कांगो या जेरे या जायरे। निग्रो नदी की बात करें तो रियो निग्रो अमेजन नदी की सबसे बड़ी वाहिनी किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, अमेजन घाटी में पानी का लगभग 14% हिस्सा है इसमें। यह विश्व की सबसे बड़ी काले पानी की नदी है, निग्रो नदी। निग्रो नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को पार नहीं करती है। ठीक है, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा जा रही है, 0 डिग्री बोलते हैं इसको, ये भूमध्य रेखा है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है। नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा है। अब भारत की स्थिति यहाँ कहीं है बीच में, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाती है ये कर्क रेखा। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार प्रश्न बना उस पर भी एग्जाम्स में। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में सही कथन है। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में चिन्हित किया गया है, जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है। बढ़िया प्रश्न है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे तूफान है जो कैस्पियन और भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए भारत की स्थिति यहाँ है, तो कैस्पियन सी अगर मैप में देखेंगे तो इस साइड है। ठीक है, और अब मेडिटेरियन इधर पड़ेगा वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो। अब यहाँ ये जो बोल रहा है उत्तर पूर्वी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये उत्तर पूर्वी नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरा वाला गलत है।
इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में चिह्नित किया गया पश्चिमी विक्षोभ को, ठीक है, जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब इसकी वजह से पूरा कटेगा, तो केवल दूसरा ही वाला सही हो जाएगा, बी। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है, उसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरोष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिह्नित किया गया है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। देखिए ऊपर एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ये भारत की स्थिति है, कैस्पियन सागर यहाँ है और मेडिटेरियन यहाँ जाकर है कहीं, ठीक है, तभी तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान का कारण बनते हैं, ठीक है। तो कैस्पियन यहाँ नहीं है, यहीं है, पश्चिमी एशिया की तरफ, ठीक है। तो क्या हो गया, ये निम्न दबाव का क्षेत्र न कि उच्च दबाव तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ है, इसके नाम में निहित है, यह विक्षोभ पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर आता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आता है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। विक्षोभ का अर्थ विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है। भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ भूमध्य सागर। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। मोनाको, मोंटेनेग्रो और मोरक्को इसकी सीमा से लगे तटीय देश हैं। 21 कंट्री हैं जो भूमध्य सागर से लगी हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी सारी। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। भूमध्य सागर दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को इसकी सीमा से लगे हुए तटीय देश हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी भूमध्य सागर जो है वो पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। पूर्व में काला सागर के साथ डार्डानेल्स जलडमरू मध्य द्वारा, दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। सीमावर्ती देश 21 देश हैं, कौन कौन से हैं? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया तथा टर्की। यूपीएससी ने भी कई बार प्रश्न किया है, कौन कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाते हैं, या किसी एक और देश को रख देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। सीरिया को लेकर, ट्यूनीशिया को लेकर, ठीक है, इनमें से जितने भी देश एशिया के हैं उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इजराइल को लेकर कई बार प्रश्न बना, लेबनान को लेकर बना, ठीक है, कि भूमध्य सागर तक फैला है नहीं फैला है, या भूमध्य सागर के साथ तटीय सीमा लगाता है नहीं लगाता। नील नदी जो कि अफ्रीका की है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं ऊपर। 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो नील नदी हो गई है, तो सही उत्तर नील नदी है। नील नदी की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में, जिसका प्राथमिक स्रोत है लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील। प्रवाह इसका उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर उत्तर की ओर, निकास है इसका भूमध्य सागर में गिरती है। लंबाई है इसकी 6650 किलोमीटर, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। महत्व क्या है इसका? मिस्र देश और सूडान देश में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन सभ्यताओं विशेषकर मिस्र के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी का वरदान है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह नदी, यह जल विसर्जन क्षेत्र, सीन नदी, रोन नदी। भूमध्य सागर इंग्लिश चैनल, कौन सा सही है इसमें?
पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है। कई बार एग्जाम्स में यूपीपीसी में प्रश्न बना, मैच वैच करने के लिए पूछा गया बहुत। देखिए सीन नदी गिरती है इंग्लिश चैनल में और रोन नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कोई भी सही सम्मिलित नहीं है, डी है इसका आंसर। सीन नदी भूमध्य सागर में नहीं मिलती। यह फ्रांस से उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है और फिर इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। तो सीन नदी मिल रही है इंग्लिश चैनल में, रोन नदी फ्रांस से होकर भूमध्य सागर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्म जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। अगुलहास और क्यूरेशियो गर्म जलधाराएं हैं। यह पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचो 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे का हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उच्च अक्षांश, ये हो गया निम्न अक्षांश। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी तो गर्म जलधाराएं ध्रुवों से नीचे की तरफ आ गई, निम्न अक्षांशों की तरफ आ गई तो वो हो गई ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर कह लो या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कह लो, ये दोनों गोलार्ध में होगा। ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो एक ही बात कर रहे हैं, करेक्ट है। अब तीसरे की बात आती है, क्या अगुलहास और क्यूरेशियो गर्म जल की धाराएं हैं? बिल्कुल हैं, ये सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाकर उल्टा फुल्टा करके पूछ लेते हैं। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ये धाराएं जिन इलाकों से होकर गुजरती हैं वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं। गर्म जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। गर्म जल धाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूरेशियो, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्यूरेशियो, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा, अलास्का की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा, अल नीनो धारा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एग्जाम्स में, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा प्रश्न बने इन दोनों से, क्यूरेशियो से भी। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, और क्या है, सोमालिया की धारा, सोमाली धारा, और काउंटर इक्वेटोरियल धारा भी। अब एक प्रश्न अगर ऐसे ही पूछ ले तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय जलधारा है? लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट या पेरू एक कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट या पेरू एक ही बात है। बेगुएला कोल्ड करंट है, क्यूरेशियो पर थी, गर्म जल की धारा है, वार्म करंट है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्यूरेशियो हो जाएगा। ठीक है, यह है गर्म जल धाराएं कौन कौन सी, क्यूरेशियो, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, और यह हो गई शीत धाराएं या ठंडी जल धाराएं। बहुत पूछी गई लेब्राडोर, हम्बोल्ट या पेरू एक ही बात है। बेगुएला कनेरी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्म जलधाराओं के बारे में कौन सा सही सुमेलित है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशियो, अल नीनो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गल्फ स्ट्रीम के सामने उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में बहती है। क्यूरेशियो के सामने अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा। क्यूरेशियो गर्म जलधारा तो है, क्या अटलांटिक महासागर की है? अल नीनो पेरू के तट के साथ बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है। देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। तो क्यूरेशियो पश्चिमी प्रशांत महासागर की, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की। अच्छा, एक तो ये पहचानना कि गर्म है या ठंडी है, उसमें से किस प्रशांत महासागर में बहती है, थोड़ा सा और टफ करने के लिए। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, ये वाला सही है, अल नीनो वाला, पेरू के तट के साथ बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है, केवल तीसरा यहाँ पर सही है। तो क्यूरेशियो हो गई उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में बहने वाली, अल नीनो पेरू के तट के साथ बहने वाली गर्म महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महासागरीय जल का दिन में 2 बार लयबद्ध उत्थान और पतन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? चुंबकीय खिंचाव, सागर की लहरें, ज्वार या लहर? ज्वार कहलाता है। देखिए ज्वार जो है महासागरीय जल के दिन में 2 बार होने वाले लयबद्ध उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है। ज्वार पृथ्वी के जल निकायों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। आमतौर पर प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं, जिन्हें अर्ध दिवसीय ज्वार के रूप में जाना जाता है।
ज्वार विभिन्न महासागरीय गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें नेविगेशन, मछली पकड़ना और तटीय प्रबंधन शामिल है। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि वसंत ज्वार। वसंत ज्वार तब होते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे सामान्य से अधिक ज्वार होते हैं। इसको हाई टाइड बोलते हैं। नीप ज्वार तब होते हैं जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष समकोण पर होता है, और जिससे सामान्य से कम ज्वार आते हैं। ज्वार जो है वो तटरेखा के भूगोल, समुद्र तल की स्थलाकृति और अन्य स्थानीय कारकों से भी प्रभावित हो सकते हैं। ज्वार को समझना सुरक्षित नेविगेशन और तटीय क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। 14 हो गए, 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट के गति के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्री जल प्रसार कहा गया? अल्फ्रेड वेगनर, लुई बाउअर, हेरी हेमंड हेस, जॉर्ज एडवर्ड वेकस। किसने 1962 में द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित की, जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों के गति करने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्री तल प्रसार कहा गया? हेरी हेमंड हेस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हैरी हेमंड हेस ने वर्ष 1962 में द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित की। उनकी कृति ने टेक्टोनिक प्लेटों के गति करने के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में समुद्री जल प्रसार के रूप में जाना जाने लगा। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट PDF फॉर्मेट में।